सुनसान सड़क पर एक लड़की जो ब्लैक जीन्स, ब्लैक टी शर्ट, उसके ऊपर लेदर जैकेट पहने हाई हील्स के साथ तेजी से जा रही थी। गोरा रंग, नीली आंखें, गुलाब होठ, भूरे बाल, वो एक 23 आयु की लड़की थी वो। लेकिन हमारी देश की नहीं थी, वो एक अमेरिकन थी। अपनी हाथों में भांडी वॉच को देखकर फिर से तेजी से जाने लगी। तभी उसकी फोन रिंग करने लगी और वह जल्दी से भागना शुरू कर दिया। उसको जल्दी से उस लोकेशन पर पहुंचना था। तकरीबन 20 मिनट के बाद एक जगह पर पहुंच गई। वो एक बंगलो के सामने खड़ी थी। कुछ पल बाद गहरी सांस छोड़कर अंदर की तरफ चली गई। सिर्फ उसके आसपास हर तरफ हटे कट्टे बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। वह बिना डरे ही सीधे अंदर चली गई। जाकर एक आदमी के सामने खड़ी हो गई और अमेलिया ने कहना शुरू किया, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? वैसे मैंने पहले ही कह दिया है, मैं उस जगह को कभी नहीं छोड़ूंगी। वहाँ कितने सारे छोटे छोटे बच्चे, गरीब लोग, बूढ़े माँ बाप वही तो पनाह लेते हैं, और तुम कह रहे हो कि उस जगह को छोड़ दूँ? ये काम मैं कभी नहीं करूंगी। सेमीकोलन। नो नो मिस अमेलिना, तुम इतनी टेंशन मत लो, वो जगह तो हमें आज ही मिल जाएगा, तुम इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सुन, अमेलिया एकदम से शॉक हो गई और थोड़ा हैरान होकर पूछने लगी, क्या क्या करने वाले हो? तू आगे कुछ कह पाती उसके गर्दन के पीछे से हल्की सी चुभन हुई। उसने झट से उस आदमी को किक कर दिया। वो आदमी दूर जाकर गिरा और कुछ लोगों को मार पाती। बच्चों की रोने की आवाज आने लगी। उस आवाज की ओर देखा तो बहुत सारी बॉडीगार्ड्स ने उस छोटे अनाथ बच्चे को पकड़ के रखे थे। वो देख अमेलिया वहीं रुक गई। एक बॉडीगार्ड अमेलिया के पीछे से एक मजबूत रोड लेकर सिर के ऊपर पर मार दिया। अगले ही पल में अमेलिया खून से लथापथ से नीचे गिर गई। वो आदमी धीरे धीरे उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसके सामने बैठ गया। सेमीकोलन। यू नो वॉट अमेलिया, तुम बहुत जिद्दी हो, इसी के कारण तुम यहाँ नीचे मेरी सामने पड़ी हो। और तुम्हें पता है तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रही हो? क्योंकि अभी जो गर्दन के पीछे इंजेक्शन लगाए हैं ना, इससे तुम्हारी पावर का काम नहीं करेगा। वो स्ट्रॉन्गर ड्रग्स एंड रिमाबोलिनम टॉक्सिन बी का इंजेक्शन लगा दिया है। इससे कुछ पल के लिए तेरा शरीर काम करना बंद कर देगा। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। अमेलिया गुस्से में दांत बिचते हुए कहा, मिस्टर डेविन एल्बर्ट, आपने अच्छा नहीं किया। सिमने से लड़ाई करने बजाय पिठ पीछे वॉल करते हो। मुझे तो तुम पर थूकने का मन कर रहा है। बुजदिल इंसान चिल्लाकर उसका गला पकड़ना चाहा लेकिन नहीं हो पाया। तेजी से इंजेक्शन का अश होना शुरू कर दिया था। जल्दी से डेविन एल्बर्ट ने अपने बॉडीगार्ड को इंस्ट्रक्शन दिया, इसे जान से मारकर समुद्र में फेंक देना। और हाँ, उसके कैसे मारना है ये तुम लोगों को अच्छे से पता है ना, भूलो मत। पहले आंख और हाथों को बर्बाद करना है। आंखें निकाल दो, हाथों को तोड़ दो। एक काम जल्दी करो वरना हम लोग बाद में नहीं बचेंगे। हरी अप। सब बॉडीगार्ड एक साथ में। यस बॉस। और वहां से अमेलिया को उठाकर वहां से ले गए। खून से लुहान से बेशुद्ध पड़ी अमेलिया एक प्राइवेट लग्जरी जहाज में पड़ी हुई थी। एक आदमी ने हाथ मैंकटर मशीन ले आया और अमेलिया का दोनों हाथों को बेरहमी से काट दिया, जिसे बाद में होश आने पर फाइटिंग ना कर सके, और बाद में आंखों को भी निकल दिया क्योंकि हिप्नोटाइज ना कर सके, क्योंकि अमेलिया का आंख और हाथ ही थे जो वह एक स्ट्रांग गर्ल कहलाती थी। अफसोस आज कुदरत भी उसका साथ नहीं दे पा रही थी। जब उसका हाथों और आंखें को निकले जा रहा था तो उसके दिमाग में बस वो गरीब लोग, बूढ़े माँ बाप, छोटे बच्चों के हिंजारा उसके दिमाग में घूम रहे थे। अब अमेलिया एक बेजान से पड़ी थी। इतना दर्द के मानो किसी मामूली इंसान को बर्दाश्त एक सेकंड भी नहीं कर पाता। अरे वह इंसान एक झटके में ही मर जाता। इतने में चुप नहीं रहे। वह लोग अमेलिया के सीने में गोलियों के बरसात भी कर दी और उठाकर समुद्र में फेंक दिया। अमेलिया के बेजान शरीर अब समुद्र के गहराई में जाने लगी। जाकर उसकी शरीर एक बड़ा सा पत्थर से टकरा गई। सेमीकोलन। वहीं दूसरी ओर एक छोटी सी कमरे में एक 18-19 साल की लड़की आंखें बंद करके बेड पर पड़ी हुई थी। जब उसकी कानों में दरवाजे को जोर जोर खटखटाने की आवाज हो, वह लड़की अपनी आंखें खोल के एक टक ऊपर छत को देखे ही जा रही थी। जब उसके खननों में जोर से दरवाजे को पीटने की आवाज आई तो धीरे से वह लड़की उठकर बेड पर बैठ गई और चारों तरफ नजरें दौड़ाई। एक छोटा सा कमरा। उस कमरे में ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक लकड़ी के टेबल, एक चेयर और एक कपड़े रखने के लिए अलमीरा और एक सिंगल बेड।
दग 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 दरवाजा पिटने की आवाज। अवनी 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 तुम अभी के अभी दरवाजा को खोलो वरना देखना मैम पापा के सामने तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। देखने ला और वह लड़की वहां से चली जाती है। यहाँ बेड पर बैठी लड़की चुपचाप सबके तरफ देखे ही जा रही थी। सामने दीवार पर टांगी हुई छोटा सा मिरर में देखने लगी। सरप्राइज्ड, ओ गॉड, हाउ कैन इट बी लाइक दिस, हाउ कैन इट इज पॉसिबल। अमेलिया अपने आप ही मन में कहने लगी। नो नो इट कैन नॉट एंड अवनी वॉइस शे, ओ गॉड प्लीज हेल्प मी। तभी उसकी सिर में बहुत ज्यादा दर्द करना शुरू हो गया। अपना सिर को पकड़ के आकर बेड पर बैठ गई और उसके दिमाग में एक एक करके अवनी की सारी यादें आने लगी। सरप्राइज्ड, ओ गॉड, हाउ कैन इट बी लाइक दिस, हाउ कैन इट इज पॉसिबल। अमेलिया अपने आप ही मन में कहने लगी। नो नो इट कैन नॉट एंड अवनी हु इज श, ओ गॉड प्लीज हेल्प मी। तभी उसकी सिर में बहुत ज्यादा दर्द करना शुरू हो गया। अपना सिर को पक के आकर बेड पर बैठ गई और उसकी दिमाग में एक एक करके अवनी की सारी यादें आने लगी। अवनी बेटा, अवनी रुको, दौड़ना नहीं है, गिर जाओगी बेटा अवनी। किसी महिला की पुकारने की आवाज थी वो। एक छोटी बच्ची, यही 3 साल की आसपास की उम्र थी। उस महिला की यही 25 साल की थी। अपनी बच्ची के साथ एक बड़ा सा फूलों के गार्डन में खेल रहे थे। अवनी अपनी मां सिमरन के साथ खेल रही थी। अवनी बहुत खुश थी वह दिन। शायद एक कह लो कि वो आखिरी खुशी के पल था। अवनी और उनकी मां दोनों ही उस खूबसूरत विला में रह रहे थे। नौकरों की कमी नहीं थी, ना ही पैसों की, ना ही ऐशो आराम की। ये विला अवनी के नानाजी यानी कि सिमरन के पिता मिस्टर राजगोपाल ओब्रॉय इंटरनेशनल कॉरपोरेशन कंपनी के सीईओ राजगोपाल अपने दोनों बेटियों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। इसलिए आधे प्रॉपर्टी सिमरन के नाम कर दिए थे क्योंकि वह बहुत ही होशियार थी, और आधे प्रॉपर्टी जिनके बड़े बेटी अनुराधा के नाम पर कर दी थी। लेकिन उनकी बड़ी बेटी अपनी बेटी को खोने के बाद वह पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई थी। इसके वजह से वह बीच में घर छोड़कर चली गई थी। उनकी बड़ी बेटी अनुराधा कहाँ है, ढूंढ ढूंढ के थक चुके थे। लेकिन एक दिन अनुराधा उन्हें मिली, लेकिन बहुत बुरे हालत में। क्या हुआ था उसे? सिमरन अपनी मीटिंग के सील में आउट ऑफ सिटी गई हुई थी और उसने अच्छी से मीटिंग को पूरा भी कर लिया था। लेकिन जब वो वापस आने के लिए हुई तो वह एकदम से नशे की हालत में वह बेहोश हो गई। वही दिन था जो सिमरन का जिंदगी बर्बाद हुआ था। लेकिन सिमरन उसकी बड़े बहन की तरह इतना वीक नहीं थी, वह बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। यही कारण था कि वह इतने सारे प्रॉब्लम होकर भी वह डटकर खड़ी हुई थी। 2 महीने के बाद सिमरन को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। जब ये बात पता चली तो सिमरन वह बुरी तरह से टूट गई। लेकिन कुछ देर बाद वह अपने आप को संभाल लिया और सबका सामना करने के लिए तैयार हो गई। हालांकि सिमरन और राजगोपाल दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन राकेश खुराना नाम का झलाद इंसान सोशल मीडिया पर, न्यूज़ में हर जगह पर एक खबर को फैला दी थी। लेकिन इस बात से अनजान सिमरन और राजगोपाल थे। इसके वजह से कंपनी के शेयर गिरते जा रही थी। शेयर को बचाने के लिए सिमरन को राकेश से शादी करना पड़ा। सिमरन अच्छे से जानती थी, लेकिन उनके पिता के सामने कुछ नहीं कहा और चुपचाप शादी कर ली। तब से अवनी और सिमरन के लाइफ में तूफान आकर सब बर्बाद कर दिया। जब अमेलिया अवनी के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी तब एक बार फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी। लकीली दोनों का नाम एक जैसा ही लग रहा था, इसलिए अमेलिया को उस नाम से कोई परेशान नहीं हुई। इस बार अमेलिया उठकर दरवाजा खोल दिया। सामने 2 लेडी खड़ी हुई थी। अमेलिया सामने खड़ी उन दोनों लेडी को ध्यान से देखी जा रही थी। अचानक से एक औरत अंदर आकर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अमेलिया को एक पल के लिए कुछ समझ पाती एक और जोरदार थप्पड़ उसकी दूसरी गाल पर पड़ गई। उसी एक सेकंड में एक बार फिर अमेलिया के दिमाग में अमेलिया का यादें दौड़ पड़ी। फिल्म की तरह फास्ट में सब कुछ याद आने लगा। रोहिणी और एक तप मार पाती। झट से अमेलिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। ए देख, वो दोनों यानी कि रोहिणी और उसकी बेटी दिव्या हैरान रह गए। रोहिणी खुराना राकेश खुराना के पहली बीवी और उसकी बेटी दिव्या खुराना माँ बेटी ने मिलकर अवनी की जीना हराम करके रख दिया था। अवनी की कल रात को ही तेज बुखार की वजह से मौत हो गई थी। 1 हफ्ते तक तेज बुखार था।
पैसे ना होने की वजह से डॉक्टर को नहीं दिखाई थी, ऊपर से खाना भी नहीं मिलता था ठीक से। ऐसे में बेचारी वह क्या करती, कल रात को ही उसकी आखिरी सांस ले रही थी। यह सब अमेलिया के दिमाग में फिट हो गया था। वह अब गुस्से में आ गई थी। जब रोहिणी अमेलिया यानी कि अवनी के आंखों आंखें डालकर देखा तो उसका हाथ पैर कांपना शुरू हो गया। ये देख दिव्या भी घबरा गई, लेकिन अमेलिया ने कुछ नहीं कहा। उसको इंडियन की हिंदी भाषा समझ में मुश्किल हो रही थी। अभी तो उसका रिबन हुआ था और बहुत कुछ जाना था। अमेलिया गुस्से में आने का कारण उसको थप्पड़ मारने का नहीं था, बल्कि अमेली को दर्द भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर देना और एक नौकर की तरह बर्ताव करने के लिए गुस्से में आ रही थी। अमेलिया एक साफ दिल वाली थी, तकलीफ में रहने वाले लोगों को बेझिझक ही हेल्प करती थी। ये भी एक कारण था उसको गुस्से में आने के लिए। जोर से रोहानी के हाथ को झटका दिया और गुस्से में घूरने लगी। उनको तो पता ही नहीं था कि अब अवनी पहले जैसी नहीं रही है। उसकी हाथों ने वजह से रोहिणी को खुद को संभाल नहीं पाए और जाकर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। दिव्या ने भागकर उसकी मां को संभालने की कोशिश करने लगी। अमेलिया को हिंदी लैंग्वेज को थोड़ी बहुत समझ रही थी, लेकिन अवनी के वजह से उसे सब कुछ समझ आ गया था और बात करने में भी। अमेलिया अब वह गुस्से में थी और जल्दी से मैन गेट से बाहर आ गई और आसपास देखने लगे। वहां नजारा देखकर उसको बहुत खुश हो रही थी। जगह जगह पर घर, बंगलों, पेड़, सड़क पर जाते हुए गाड़ियां, रोड साइड पर गरम गरम पकोड़े, कचौड़ी, समोसा तलने की खुशबू। कोई लोग चाय पी रहे थे तो कुछ गोलगप्पे खा रहे थे। ऑटो रिक्शा वाला जा रहा था तो कोई साइकिल पर बच्चे जा रहे थे। अमेलिया को पता ही नहीं चला कि को आसपास देखते देखते कहाँ आ गई है। बस वह चली ही जा रही थी, अवनी की जिंदगी के बारे में और उसकी पिछले जन्म के बातें को याद करते ही जा रही थी। अचानक से उसको याद आया कि अवनी की मॉम हॉस्पिटल में है, वह भी पूरे 12 साल से। वह चलते चलते वहां रुक गई, उसकी आंखें नम हो गई। पिछले जन्म में वह एक अनाथ थी, लेकिन को अपने दम पर प्रॉपर्टी कर लिया था। उसके पास कुदरत का शक्तियां थी, लेकिन वह उसे इस्तेमाल नहीं करती थी। बस मुसीबत के टाइम पर ही उस पावर को इस्तेमाल करती थी। वह अपने कामों से बहुत खुश थी, लेकिन उसके पास प्रॉपर्टी और सुपर पावर होने की बात डे वन अल्बर्ट को पता चल गई। अमेलिना को वह हासिल करना चाहता था। वह बहुत ज्यादा खूबसूरत भी थी। इस सारे खूबियों के वजह से उसकी जान को खतरा हो गया और एक दिन वह जान गंवानी पड़ी। लेकिन मुझे मारने की कारण यह नहीं था। फिर क्या था? अमेलिया को वह हासिल करना चाहता था। कम उम्र होने की वजह से वह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। ये सारे खूबियों की वजह से उसकी जान को खतरा हो गया और एक दिन वह जान गंवानी पड़ी। लेकिन उसे मारने की कारण ये नहीं था। फिर क्या था? खैर, इसके बारे में कभी भी पता लगा लूंगी। पहले इस हालात को एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। आज से तो यह मेरी जिंदगी है। फ्रॉम टुडे इट्स माई लाइफ। अमेलिया गहरी सांस छोड़ते हुए कहने लगी। उसको ये भी नहीं पता या कि उसके पास पावर भी है या नहीं, इसको भी पता लगाना था। लेकिन उसको समझ में नहीं आ रही थी कि कहाँ से शुरू करूं। चलते चलते उसकी नज़र रोड के दूसरी ओर पर एक बिल्डिंग पर पड़ी। वह बस 2 मंजिले की बिल्डिंग थी। उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था लाइब्रेरी सेल। अमेलिया के दिमाग में एक आइडिया आया। वह सीधे लाइब्रेरी के अंदर गई। जाकर पहले 2-3 बुक्स को उठाए और एक जगह जाकर पढ़ने की कोशिश करने लगी। उसको समझने नहीं आ रही थी। तभी एक लड़का आकर अमेलिया के टेबल पर ही आकर बैठ गया। ये देख अमेलिया को थोड़ा अजीब लगने लगा। फिर नॉर्मल होकर पढ़ने लगी, लेकिन उसको रत्ती भर भी समझ नहीं आ रहा था। बुक्स को कभी नज़रों के सामने लाती, कभी थोड़ा दूर करती, फिर उल्टा पढ़ती, कभी सीधे पढ़ती, लेकिन हिंदी अक्षरों को पढ़े कैसे यह उसको समझ नहीं आ रही थी। फिर को अमेली की मदद से पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसकी ऐसे हरकत करता हुआ देख सामने बैठा लड़का वो पूछने लगा, मिस एनी प्रॉब्लम? अमेली जब ये सुना तो वो बिना शर्मिंदगी के सीधे उस लड़के का हेल्प ले लिया। यस यस, आई नीड योर हेल्प। क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, लड़के ने जवाब दिया। वो लड़का देखने में काफी ज्यादा हैंडसम था। यही 20-21
साल का होगा और ऊपर से एक पावरफुल बैकग्राउंड वाला लग रहा था। हालांकि अमेलिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। अमीर है गरीब, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है बिना लालच के। अमेलिया जब देखा कि वो लड़का उसको समझा रहा है तो को उस बातों पर फोकस करने लगी। हमारी अमेलिया को अभी तक खुद को महसूस नहीं हुआ कि उसकी पावर अब जागृत हो चुकी है। पहले ही सुपरमैन से सामने बेटा लड़का का बैकग्राउंड को पता लगा लिया था। साथ ही साथ उसको ये भी महसूस नहीं हुआ कि उसकी पढ़ने की और समझने की कैपेबिलिटी भी और ज़्यादा बढ़ चुकी है। बस वो मन में सोचने लगी कि यह लड़का मुझे अच्छे समझा रहा है, इसलिए तो इतने स्लो पढ़ा रहा है। लेकिन वो लड़का नॉर्मल इंसान के हिसाब से बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहा था। अगर अमेलिया की जगह दूसरा कोई नॉर्मल स्टूडेंट होता, फिर थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, वह इंसान ज़रूर कहता कि अरे यार कितना फास्ट पढ़ा रहे हो, कहीं तुम्हारी ट्रेन छूटी जा रही है क्या जो इतने फास्ट पढ़ा रहे हो। अमेली को तो सब समझ रही थी अपनी पावर से, लेकिन वह अभी तक बेखबर थी। खैर, बाद में तो पता ही चल ही जाएगा कि उसकी पावर उसके पास है, लेकिन इस बार थोड़ा पावर नहीं बल्कि कुछ ज़्यादा ही पावर मिल चुकी थी। लेकिन फिलहाल वो नहीं जानती थी पिछले जन्म में उसके पास हिप्नोटाइज करने की एबिलिटी थी। फाइटिंग स्किल्स में ब्लैक बेल्ट रह चुकी थी, लेकिन इस जन्म में कुदरत ने और ज़्यादा रहम कर दिया था। इस बार उसका पावर बहुत ज़्यादा मिल चुकी थी। कुछ देर के लिए ऐसे ही लाइब्रेरी में दोनों स्टडी किए और वह दोनों बुक्स को सबमिट करके और कुछ बुक्स को लेकर वहां से चले आए। जब दोनों ने बाहर आए तो देखा कि एक रोल्स रॉयस गाड़ी आकर खड़ी है। वो लड़का अमेलिया की तरफ मुड़कर कहने लगा, मिस, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? अमेलिया ने भी जवाब देते हुए कही, जी पूछिए। लड़का थोड़ा फ्रेंडली में पूछने लगा ताकि अमेलिया को कोई अनकंफर्टेबल ना लगे। मिस, आपका नाम क्या है? वो क्या है ना, अगली बार मिलेंगे तो हम नाम से ही पुकारे। ये सुन अमेलिना के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसकी स्माइल देखा तो देखता ही रह गया। अमेलिया कुछ देर तक ऐसे ही सोच में डूब गई। मेरी और पुरानी अवनी की नाम कहीं ना कहीं एक ही जैसा लगता है, इसलिए उसने अपना नाम वहीम बता दिया। ये देख के कहा, कोई बात नहीं, मत बताइए। इतना कहकर वहां से जाने लगा तो अमेलिया तपाक से बोल पड़ी, अमेली खुराना है मेरा नाम। सुन, वो लड़का बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, ओह, मेरा पूरा नाम निहाल सिंह है। सब फ्रेंड्स मुझे नील कहते हैं, शॉर्टकट है ना। सुन, दोनों हंस पड़े और दोनों हंस शेक करके अपना अपना इंट्रोड्यूस किए। अवनी देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। बिना मेकअप के नेचुरल रंग था, बर्फ जैसे गोरा शाइनिंग स्किन था। उसका अभी भी है, लेकिन उसकी सौतेली मामबेटी ने मिलकर उसको जीना हराम कर दिया था। खाना न मिल पाने से उसका हेल्थ बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। चेहरा भी सूखा हुआ, खून कमी होने की वजह से पूरा पीला पड़ चुका था। निहाल ने बातें आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, अब मैं घर छोड़ दूँ? अवनी कहने लगी, नहीं, वो मुझे थोड़ा और काम है, वो खत्म करके मैं घर चली जाऊंगी। निहाल भी मानते हुए कहा, ठीक है, ध्यान से जाना। फिर कुछ याद करके, हे अवनी, मोबाइल नंबर तो मिल सकती है ना? सुन, अवनी नीचे देखने लगी। निहाल पूछते हुए कहा, क्या हुआ? अगर देना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। अवनी जवाब देते हुए कही, वो मेरे पास फ़ोन नहीं है। यह सुन निहाल को अजीब तो नहीं लगा, क्योंकि उसकी हालत ही ऐसी थी। दुबली पतली सी, पुराने घिसी पिटी ढीला डाला कपड़े पहनी हुई थी। वो एक भिखरन जैसे दिख रही थी। उसका मासूम सा चेहरा, गोरा रंग वजह से वह बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन निहाल समझ चुका था कि कुछ तो गलत बात है। अवनी ने देखा कि निहाल कुछ सोच रहा है और उसके दिमाग में जो बातें चल रही थी अवनी को साफ साफ पता चल गया था। लेकिन कुछ नहीं कहा, चुप रही। कुछ बोलती तो उसको शक हो जाता, इसलिए चुप रहना ही बेटर लगा। निहाल ज्यादा कुछ नहीं पूछा, बस उसको बाय कहकर वहां से चला गया। अब अवनी भी वहां से जाने लगी। वह चलते चलते अवनी की खुद की लाइफ के बारे में सोचने लगी। उसको याद आया कि उनके नाना जी भी है, वह भी एक छोटे से घर में और अमोम हॉस्पिटल कोमा में। ये सब सोचते सचते चली जा रही थी। तभी एक औरत जोर जोर से चिल्लाकर रोने की आवाज़ अमेलिया के कानों में पड़ी। इधर उधर नजरें दौड़ा कर देखने लगी।
जब उसकी नज़र 100 मीटर दूर एक बिल्डिंग के सामने लोगों की भीड़ को देखा तो वह समझ गई कि हो ना हो यह आवाज़ वहीं से ही आ रही होगी। वो खुद उसी जगह पर गई, भीड़ को हटाते हुए सामने आकर देखा कि क्या हो रहा है। उसकी नज़र जब उप गई तो वह हैरान रह गई। एक औरत जोर जोर से चिल्लाकर रोने की आवाज़ अमेलिया के कानों में पड़ी। इधर उधर नजरें दौड़ाकर देखने लगी। जब उसकी नज़र 100 मीटर दूर एक बिल्डिंग के सामने लोगों की भीड़ जमा हुई थी, वह समझ गई कि हो ना हो यह आवाज़ वहीं से ही आ रही होगी। वो खुद उसी जगह पर गई, भीड़ को हटाते हुए सामने आकर देखा कि क्या हो रहा है। उसकी नज़र जब ऊपर गई तो वह हैरान रह गई। दूसरी मंजिल के दीवार पर एक बंदर बैठा हुआ था। अमेली बंदर को देखा तो उसे एक सेकंड के लिए कुछ समझ नहीं आया कि लोग बंदर को क्यों बुला रहे थे। कोई केला देता तो कोई पेय देता, लेकिन बंदर नीचे नहीं आ रहा था। अमेली बगल में खड़ी वो औरत जोर जोर से रो रही थी, लेकिन किस लिए रो रही थी यह समझने की कोशिश करने लगी। फिर एक बार गौर से बंदर को देखने लगी, तब पता चला कि बंदर के हाथों में 3 महीने की बेबी को उठाकर लाया था। ओह सॉरी, आई थिंक वो लेडी बंदर थी। शायद तभी तो बेबी को पकड़ कर रखी है। वो भी एक फ्लो से सब लोग डर रहे थे, कुछ गड़बड़ ना हो जाए इसलिए बड़ी घड़ियन से यह काम करना था। अवनी उस औरत को दिलासा देती है। डोंट वरी आंटी। वो औरत पहले अवनी को देखती है, उसको इग्नोर करके फिर से रोना शुरू कर देती है। अवनी ऊपर जाकर बेबी सेव करना एक बेवकूफ़ी का काम होगा, इसलिए उसने एक बार अपनी पावर को यूज करने के बारे में सोचती है। उसको नहीं पता कि पावर है या नहीं, लेकिन एक बार ट्राई करना चाहती थी। काश काम कर जाए। फिर अपनी नज़र उसकी ओर डालती है। 1 सेकंड बीत गए, 2 मिनट बीत गए, 5 मिनट बीत गए, कोई फायदा नहीं हुआ। हिप्नोटाइज नहीं कर पाई। अब अवनी यकीन कर लिया कि उसके पास शक्ति नहीं है, इसलिए निराश होकर चुपचाप खड़ी हो गई। लोगों की आवाज़ सुनकर बंदर और उब जाने लगा, इससे लोग और ज्यादा डर गए। अब अवनी भी सीरियस में आ गई और बंदर की आंखों में देखने लगी। जब अवनी सीरियस या गुस्सा होती है तो उसका पावर ऑटोमेटिकली एक्टिव होने लगता था। जब अवनी बंदर के आंखों में देखा, बंदर भी अपने आप ही अपनी ओर देखने लगा। अवनी टेलीपैथी पावर एक्टिव हो गया। इसे यूज करके बंदर के माइंड को कंट्रोल कर रही थी। जैसे जैसे कंट्रोल कर रही थी, बंदर भी बेबी को लेकर नीचे आ रहा था। बंदर अपने आप ही नीचे आता हुआ देख सब लोग हैरान हो गए। वो बंदर बच्चे को शेफली लेकर अवनी हाथ में दे दिया। ये देख लोग और भी ज्यादा हैरान हो गए। लोगों को पता नहीं चला कि यह कैसे हुआ, फिर भी सब अवनी की आभारी प्रकट करने लगे। देख अवनी ये देख बहुत ज्यादा खुश हो गई। लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखकर वह भी मुस्कुराने लगी। अवनी अपने पिछले जीवन में वह बहुत ज्यादा डरी सहमी सी हुआ करती थी। उसको आसानी से बुली कर पाते थे। लोग पढ़ाई में भी सबसे पीछे रहने वाली लड़की बन गई थी। हिंदी सब्जेक्ट छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट फेल हो जाया करती थी। क्या करे, उसके दिमाग में कुछ पड़ता ही नहीं था। इससे भी परेशान रहती और लोगों से भी। अवनी एक गरीब लड़की नहीं थी, वह एक आमिर घर की बेटी थी। फिर हालत ऐसे बन गई कि अब वो गरीब लड़की बन गई थी। इससे उसके मन पर गहरा असर बना दिया था। उसके साथ ना उसकी माँ थी ना ही उसका डैड। अब वह जहाँ रहती थी वहाँ पर एक नौकरानी की तरह बर्ताव करते थे। अब अमेलिया की आत्मा अवनी में है तो क्या क्या होता है आगे जाकर पता चलेगा। अवनी मन में कहने लगी, अब मुझे किसी भी हालत में आगे बढ़ना है। लेकिन अचानक के खुश होकर चिल्ला दिया, ओहो हे आई एम अ स्ट्रांग गर्ल नॉट वीक। इसी तरह वह खुशी से खुराना विला पहुंच जाती है। अब उसका ब्रेन भी एक्टिव हो गया था। आज से मैं अवनी हूँ। अवनी जो भी तकलीफ हुई है सब मिटा दूंगी और जो लोग अवनी को बर्बाद किया है उनको भी नहीं छोड़ने वाली। अवनी का जो भी उसका था वह सब अब मेरा होगा। दर्द, खुशी, मॉम, ग्रैंडपा सब मेरा होगा। फिर सिर ऊपर उठाकर आसमान की तरफ देखने लगी और कहने लगी, अवनी ही प्रॉमिस यू, आज मैं तुमसे वादा करती हूँ तेरी दुश्मन हो या दोस्त वो मेरा भी दोस्त और दुश्मन होगा। थैंक यू गॉड, मुझे जीने के लिए एक मौका देने के लिए और साथ ही साथ स्ट्रांग पावर देने के लिए।
थैंक यू सो मच कह के जल्दी से घर चली गई। खुराना विला जब अवनी ने देखा कि हाल में सब बैठकर सब चाय की मजेले रहे थे तो वह चुपचाप वहां से अपनी कमरे की ओर जाने लगी। तभी अवनी की चाची ज्योति खुराना अवनी को गुस्से में बुलाकर टी टेबल को साफ करने के लिए बुलाए। अवनी यहाँ आओ, जल्दी से टेबल को साफ कर दो, कितना गंदा हुआ है। ये साफ साफ पता चल रहा था कि वह जानबूझकर कह रही है। अवनी को अब कोई भी भाषा समझ में प्रॉब्लम नहीं हो रही थी क्योंकि उसका माइंड अब स्ट्रांग एक्टिव हो चुका था, तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं थी। अब वो भी जवाब दे सकती थी। अवनी भी सीधे सीधे तपाक से जवाब दिया, सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है। इस तरह की बातें सुनकर वहां बैठे सब लोग हैरान हो गए। कभी पल जवाब न देने वाली ये लड़की आज हमसे जबान लड़ा रही है, इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है। वहां बेटे सब लोग आग बबूला हो गए। अवनी के चाचा दीपक खुराना भी गुस्से कहा, तुम लड़की हमारी टुकड़े पर पल रही हो और ऊपर से हमारे साथ जबान लड़ा रही हो, हिम्मत कैसे हुई? हाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धारण चिन्ह। इतना कहकर वो अवनी के ऊपर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ा और अवनी को थप्पड़ मार पाता उसकी हाथ हवा में ही रुक गया। अवनी उसके हाथ को कसकर पकड़ कर रखा था। दीपक को तो दर्द बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। सबसे पहले अवनी के बदलाव हुआ बर्ताव, ना पहले की तरह डरती थी और ना ही बात को मान रही थी। रोहिणी भी गुस्से में लाल पीला हो रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन सुबह का इंसिडेंट याद आ गया और डर से कांपने लगी। अवनी के चाचा दीपक खुराना भी गुस्से कहा, तुम लड़की हमारी टुकड़े पर पल रही हो और ऊपर से हमारे साथ जबान लड़ा रही हो, हिम्मत कैसे हुई? हाँ, इतना कहकर वह अवनी के ऊपर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ा और अवनी को थप्पड़ मार पाता उसकी हाथ हवा में ही रुक गया। अवनी उसके हाथ को कसकर पकड़कर रिक्का था। दीपक को तो दर्द बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। सबसे पहले अवनी के बदलाव हुआ बर्ताव, ना पहले की तरह डरती थी और न ही बात को मान रही थी। रोहिणी भी गुस्से में लाल पीला हो रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन सुबह का इंसिडेंट याद आ गया और डर से कांपने लगी। अवनी ने दीपक का हाथ झटक दिया, कुछ कदम पीछे की तरफ हो गया और अवनी कुछ कहे बिना सीधे उसकी कमरे की ओर चली गई। नीचे पड़ा दीपक बस उसे घरे जा रहा था। ज्योति उसकी बीवी भागकर उसके पास आई और उठाने में मदद करने लगी। अवनी अपनी कमरे आ गई। आकर अपनी बेड पर बैठकर सोचने लगी कि आगे क्या करनी है। उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया और जल्दी से उठकर उसके कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और कुछ कपड़े बैग में डाल लिए। उसके पास ना पैसा था और ना ही कुछ महंगी चीजें, जितना उसके पास था वही डॉक्यूमेंट्स और 2-3 सेट कपड़े, इसके अलावा और कुछ नहीं था। और अवनी वहां से जाने के लिए वहां से निकल गई। जब वह बाहर आई तो देखा कि वह लोग अभी भी वही हाल में बैठे हैं। अवनी को कोई फर्क नहीं पड़ता वह लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। चुपचाप वहां से जाने लगी। तभी उसके सामने दिव्या आ गई। गुस्से में घुरते हुए कहने लगी, ओ मैडम कहाँ जा रही हो? वो बीबीन बताए, हाँ और यहाँ के काम कौन करेगा? और यह बैग, इस बैग में क्या है? दिव्या बैग को हाथ लगा पाती तभी अवनी ने उसका हाथ एकदम से पकड़ लिया। इतनी जोर से भी नहीं पकड़ी हुई थी, फिर भी वह चिल्लाना शुरू ही कर दिया। सबको अब होने लगा कि अवनी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। फिर रोहिणी थोड़ा हिम्मत करके गुस्से में कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है? हम लोगों को ही उलट जवाब दो। तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम यहाँ से चले जाओगी तो तेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। हम तो तुम्हें खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़े और पढ़ाई के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं क्या? और अब ये सब छोड़कर जा रही हो? इतना कहकर रोहिणी चुप हो गई। वो तो गुस्से में तमतमा रही थी। उसका साथ देते हुए कहने लगी, रहने दो जीजी, आप किसे समझा रही है? शायद वह अपनी औकात भूल गई है। और वैसे भी जीजी ये जाएगी भी तो कहाँ जाएगी? लौट के यहीं तो आना पड़ेगा। इसके अलावा उसके पास कोई और चॉइस नहीं है।
ऐसे बातें सुनकर अवनी को बहुत तेज गुस्सा आने लगा, लेकिन जल्दी से कंट्रोल कर लिया और ओगेंट से कहने लगी, आप सब लोग टेंशन ना लीजिए मेरे बारे में, ओके। और वहां से जाने को हुई, लेकिन दिव्या उसके रास्ते को रोकते हुए कहने लगी, तुम ये बात भी भूल गई हो क्या, तुम्हारी माँ अभी भी हॉस्पिटल में है, इसके बारे में तो सोचो। दीपा का बाग बबूला हो रहा था, वह कुछ बोल पाता कि मैंडोर के तरफ से एक तेज आवाज सुनाई दी। सब उस तरफ मुड़ गए। वो आदमी गुस्से में बोला ये सब क्या हो रहा है, कहते अंदर आया। वो राकेश खुराना था। राकेश खुराना अंदर आते हुए कहने लगा, ये क्या तमाशा बना के रखा है घर में, और यह सब क्या चल रहा है। तभी दीप गुस्से में आगे कुछ कह पाता। इससे राकेश गुस्से में अवनी की तरफ देखकर कहने लगा, तुम इस घर से जाना चाहती हो ना जाओ, लेकिन एक बात याद रखना कि एक बार इस घर से निकल गई तो तुम्हारे लिए इस घर का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। याद रखना, तुम्हारी माँ का जो भी प्रॉब्लम होगा वह तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, वो खुद तुम संभालना पड़ेगा। मेरी तरफ से उम्मीद मत रखना, समझी तुम। इतना कहकर वो वहां से चले गए। हालांकि अवनी यह सारी बातें सुन रही थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, यह सोचकर कि अब अवनी डर के मारे कहीं नहीं जाने वाली है। लेकिन एकदम से उन लोगों का चेहरा हैरान में बदल गए। अवनी सच में वहां से चली गई थी। कुछ पल बाद नॉर्मल होकर मजाकिया लहजे में ज्योति कहने लगी, हम कब तक बाहर रहने वाली है, घुमा फिराकर यहीं आएगी, देख लेना। इतना कहकर चुप हो गई और सब उसके साथ देने लगे। यहाँ अवनी घर से बाहर आ गई और एक गहरी सांस लेकर वहां से चली गई। दूसरी ओर एक होटल प्राइवेट रूम में 6 लोग बैठे हुए थे। वहां के माहौल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी सीरियस मैटर चल रही हो। एक आदमी जो बीच के चेयर पर बैठकर उन लोगों के बातें गंभीर रूप से सुने जा रहा था। लाइट के हल्की सी रोशनी में उसका चेहरा एक हीरे की तरह चमक रहा था। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट था। उसमें आप एक भी कमी नहीं निकाल पाओगे। उसमें एक आदमी ने बीच में बैठा उस आदमी को देखकर कहा, आप जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी इन्वेस्ट की है हमने, और मेहनत भी, और अब मिस्टर पटेल के रहे कि यह प्रोजेक्ट ऑलरेडी उन्हें मिल चुका है। यह क्या है मिस्टर सिंह, प्लीज आप गुस्सा ना होइए कि मैंने आपसे इस तरह बातें कर रहा हूँ। आप ही बताइए क्या करना है आगे। इतना कहकर वह आदमी चुप हो गया। उसमें एक आदमी ने बीच में बैठा आदमी को देखकर कहा, आप जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी इन्वेस्ट की है हमने, और मेहनत भी, और अब मिस्टर पटेल के रहे कि यह प्रोजेक्ट ऑलरेडी उन्हें मिल चुका है। यह क्या है मिस्टर सिंह, प्लीज आप गुस्सा ना होइए कि मैंने आपसे इस तरह बातें कर रहा हूँ। आप ही बताइए क्या करना है आगे। इतना कहकर वह आदमी चुप हो गया। दूसरा आदमी ने भी बोलना शुरू किया, मिस्टर बेदी, क्या आप ये कहना चाहते हो कि मैंने गलत तरीकों से यह प्रोजेक्ट हासिल किए हैं? सच में आपको ऐसा लगता है हर कोई इंसान इस प्रोजेक्ट ऊपर काम ही करना चाहेगा, और मैंने भी लीगल तरीके से यह प्रोजेक्ट को हासिल किया है, नहीं किसी से झूठ बोलकर। इतना कहकर वह आदमी भी चुप हो गया। मिस्टर बेदी दूसरे आदमी को फिंगर पॉइंट करते हुए कहा, मिस्टर पटेल, आप खुद ही जानते हैं कि आप क्या हैं और कैसे इंसान हैं। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, समझे। उन दोनों लोगों की ऐसे बिहेवियर देखकर सामने बैठा वो आदमी चुपचाप उठकर कमरे से बाहर चला गया। उसके असिस्टेंट भी उसके पीछे भागने लगा। भागते हुए ही सवाल पूछने लगा, बॉस, बॉस के लोग तो मियाँ बीवी की तरह लड़ रहे हैं, आगे क्या करना है बॉस? ये सवाल सुनते ही एकदम से रुक गया। ऐसे एकदम रुक जाने से असिस्टेंट डर के मारे 2-3 कदम झट से पीछे कर लिया। वह आदमी पीछे मुड़कर असिस्टेंट की ओर देखकर कहने लगा, अविनाश, आजकल तेरा दिमाग कहाँ काम कर रहा है? हाँ, इन 2 बेवकूफ़ लोगों से मेरे साथ मीटिंग फिक्स करवाते हो और ऊपर से पूछ रहे हो इन्हें क्या करना चाहिए। और आगे 2 कदम बढ़ाते हुए फिर से एकदम से रुककर कहने लगा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुझे छुट्टी की ज़रूरत है। छुट्टी की बात सुनकर असिस्टेंट हक्का बक्का रह गया। फिर जवाब देते हुए कहने लगा, नहीं बॉस, मुझे छुट्टी की ज़रूरत नहीं है, मैं एकदम से ठीक हूँ। ये कहने के बाद मन में कहने लगा, मुझे छुट्टी तो चाहिए, लेकिन बोलने का तरीका देखा तो अप्रूवल कम और धमकी ज़्यादा लग रहा है। इससे यही अच्छा होगा कि बिना छुट्टी के ही ऐसे ही रहूं। इतना सोचते ही चुपचाप पीछे चला गया।
दूसरी ओर अवनी हाथ में छोटा सा बैग लेकर सड़कों पर चली जा रही थी। उससे जाने कहाँ है खुद उससे ही पता नहीं चल पा रहा था। एक पल के लिए तो उसके दिमाग में नाना जी के घर जाने का ख्याल तो आया, लेकिन कुछ पल बाद अपनी दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि अगर वह वहां चली गई तो खुराना फैमिली के लोग नहीं छोड़ेंगे, नाना जी को परेशान करके छोड़ देंगे, इसलिए मुझे दूर रहकर ही मोम और नाना जी का ख्याल रखना होगा। इतना सोचकर वह आगे बढ़ी जा रही थी। उसको कॉफी टेरिया दिखाई दी। कॉफी शॉप को देखकर उसे एहसास हुआ कि को कल से कुछ नहीं खाया पिया है। ऊपर से वह कमजोर भी थी। बीच बीच में उसका सिर दर्द भी कर रहा था। जब वह जा रही थी, उसकी आंखों के सामने एक सेकंड के लिए कुछ अजीब सा सीन उभर आया। इससे अवनी थोड़ी परेशान हो गई। खुद को ही नहीं पता था कि यह क्या हो रहा है। पिछले जीवन में उसका पावर दो ही था। पहला सुपर स्पीड पावर और दूसरा हैंड मैजिक पावर था, जो बैठे बैठे ही एक चीज को दूसरी जगह पर पहुंचा सकती थी, और दूसरा सुपर स्पीड पावर में वह इतनी तेज भागती थी कि मशीन बूस्ट की तरह काम करती थी। लेकिन इस जान मैन क्या हो रहा है, उसे समझ ही नहीं आ रही थी। इस तरह से सोच में ही जा रही थी, तभी फिर से उसके सामने कुछ दिखा, लेकिन इस बार वह संभालना नहीं पाई तो सीधे चक्कर आकर नीचे गिर गई। आसपास ज्यादा लोग भी नहीं थे और नहीं गाड़ियां भी आना जाना कर रही थी। तभी उसके पास रोज आकर खड़ी हो गई। घड़ी में पीछे बैठा आदमी असिस्टेंट से पूछा, अविनाश क्या हुआ? बॉस पता नहीं, लेकिन रोड पर एक लड़की बेहोश पड़ी है। जब ये सुना तो पीछे बैठा आदमी वह भी बाहर जाकर देखने लगा। फिर वह दोनों बाहर निकलकर उस लड़की के पास चले गए। वो आदमी बड़े ध्यान से उस लड़की को देखे जा रहा था। ये देख अविनाश मन में ही कहने लगा, क्या हमारे बॉस को ये लड़की एलियन की तरह दिख रही है क्या? आदमी का एक कड़कावा जाए, अविनाश तुम बार बार किस ख्यालों में खो जाते हो? हाँ, जल्दी पानी की बोतल लेकर आओ। अविनाश जल्दी से जाकर पानी की बोतल लेकर आ गया। जल्दी से उस लड़की के चेहरे पर पानी की छींटे मारा और उसको उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन लड़की उठी नहीं। ये देख आदमी ने इंस्ट्रक्शन दिया कि लड़की को घड़ी में बिठा दो, हॉस्पिटल लेकर चलो। अविनाश जल्दी से जवाब दिया, ओके बॉस, सिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर लड़की को चेकअप कर रहे। तभी उस आदमी का फोन बजने लगा। फोन को उठाने के लिए बाहर चला गया और डॉक्टर उसकी चेकअप करके बताने लगा, मिस्टर अविनाश, पेशेंट की हालत ठीक नहीं है। मुझे लगता है पेशेंट ने 101 दिन तक कुछ नहीं खाया है। इसकी वजह से उसके शरीर में खून की कमी होने का कारण बेहोश हो गई है, और एक बात, उसको शायद 15 दिन से बुखार हुआ होगा। अभी तो मैंने ट्रीटमेंट कर दिया है, आधे घंटे में होश में आ जाएगी। इतना कहकर डॉक्टर बद से चला गया। ये सारे बातें वह आदमी ने भी सुन ली थी। लड़की को होश आने तक वह दोनों वेट करने लगे। लगभग 3 घंटे के बाद लड़की को होश आ गया। सोफे पर बैठा वह आदमी ने देखा कि लड़की को होश आ रहा है। अविनाश जल्दी जाकर डॉक्टर को बुलाकर ले आया। डॉक्टर लड़की की बड़े ध्यान से चेकअप करने लगा। वह बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। चेकअप होने के बाद डॉक्टर ने बताने लगा, पेशेंट अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर है। आप यही एडमिट करवाना चाहते हो या डिस्चार्ज करवाना चाहते हो? लेकिन मैं यही सजेशन दूंगा कि को यहीं ठीक होने तक एडमिट करवा दे। बाकी आप लोगों की मां इससे आगे कुछ कह पाता। लड़की जल्दी से उठकर कहने लगी, नो नो नो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे जाना है और मेरे पास पैसा भी नहीं है ट्रीटमेंट के लिए। थोड़ा उदास होकर कहने लगी, नो नो नो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे जाना है और मेरे पास पैसा भी नहीं है ट्रीटमेंट के लिए। थोड़ा उदास होकर कहने लगी। वहाँ खड़े तीनों लोगों उसी को ही देख रहे थे। तभी डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करता है, देखिए मिस, आपकी हालत ठीक नहीं है। इस हालत में ऐसे नेग्लेक्ट करोगी तो आपको आगे जाकर बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा। आप समझने की कोशिश कीजिए। नहीं डॉक्टर, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको इतना ही परेशान हो तो फिर आप मुझे फ्री में ट्रीटमेंट कीजिए, वरना रहने दीजिए। लड़की की ऐसे बातें बेफिक्र से कहना उन तीनों लोगों को हैरान कर देने वाला था।
आदमी आगे आकर कहता है, देखिए मिस लड़की, ये आवाज सुन उस ओर मुड़ी और सामने खड़ा इंसान को देखा तो देखती ही रह गई। वो आदमी फिर से गला साफ करते कहता है, देखिए मिस। तभी लड़की तपाक से बोल पड़ी, अवनी, हाँ तो मिस अवनी, आप बहुत ज्यादा कमजोर है, आप पहले ट्रीटमेंट करवा लीजिए, पैसे की बातें हम बाद में बात कर लेंगे, पहले ठीक हो जाए। अवनी आदमी की तरफ देखते हुए कहने लगी, देखिए मिस्टर, थैंक यू फॉर कंसर्न, लेकिन मैंने साफ साफ कहा दिया है कि मेरे पास पैसे नहीं। रही बात बाद में पैसे की, मुझे नहीं लगता हम अच्छे पहचान वाले हैं और मैं कभी अजनबियों से पैसे नहीं लेती। थैंक यू मुझे ये तक पहुंचाने के लिए। ऐसे बातें सुन फिर एक बार तीनों हैरान से मुंह खुला का खुला ही रह गया। डॉक्टर की ओर देखकर डॉक्टर फीसद ताए कितना हो गया, आगे कुछ कहने वाली थी, तभी तपाक से आदमी कहता है, अभी आपने कहा कि पैसे नहीं है, तो अब कहाँ से आया? हाँ, दोबारा उस ओर मुंह कर कहने लगी, मिस्टर, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? आदमी ने बेफवाह से जवाब देते हुए विक्रमादित्य सिंह। जैसे ही यह नाम लड़की कानों में पड़ी, वह फिर से बेहोश होकर गिर गई। उसके साथ साथ डॉक्टर भी कांपने लगा। जैसे ही विक्रमादित्य ने देखा कि लड़की बेहोश होकर गिर पड़ी है, उसने तुरंत ही उसने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर तो पहले ही डर के मारे कांप रहा था। अविनाश का जल्दी से डॉक्टर को खींचते हुए धीमी आवाज में कहने लगा, अरे डॉक्टर, जल्दी करो ना, क्यों खुद को मुसीबत में डाल रहे हो? और मुझे भी, ऐसे कहकर लड़की के पास लेकर आ गया। बेचारा डॉक्टर विक्रमादित्य ने लड़की को उठाकर बेड पर लेटा दिया। डॉक्टर फिर से चेकअप करके एक इंजेक्शन देने लगा और डरते हुए धीमी आवाज में कहने लगा, सर, एक इंजेक्शन दे दिया है और मैंने पहले जो भी कहा था वही अभी कह रहा हूँ। सर, आप जो भी कहेंगे वही होगा सर। हम बस इतना ही जवाब देकर सोफे पर बैठ गया। विक्रमादित्य सिंह, चलिए थोड़ा हमारे कहानी के मैन हीरो के बारे में बता देती हूँ। विक्रम दिया एक 31 साल का हैंडसम नौजवान, देखने में किसी हीरो से काम नहीं। गोरा रंग थी नाक, बॉडी बिल्डर, 6 एब्स का सिल्की बाल, लाल होठ, किसी मॉडल से काम नहीं। उसे देखकर सभी लड़कियां दीवान हो जाए। सिन कॉर्पोरेशन ग्रुप ऑफ कंपनी के प्रेसिडेंट है, जो उनके दादाजी ने खड़ा किया था। अब विक्रमादित्य आगे बढ़ा रहा है, साथ ही वीएस पावर ऑफ फ्रेंजी इंटरनेशनल कंपनी को खुद उसकी बलबूते पर खड़ा किया है। विक्रमादित्य सिंह दुनिया में सबसे इन्फ्लुएंसर इंसान के साथ साथ बिजनेस के दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर रहने वाला बादशाह भी है। विक्रमादित्य कुछ सीक्रेट भी है। सीक्रेट मतलब अवनी जैसी सुपर पावर नहीं, बल्कि खुद एक इन्फ्लुएंशियल ताकतवर इंसान बना है। उसकी आइडेंटिटी हाइड है, उसके करीबी लोग के अलावा और किसी को भी नहीं पता। विक्रमादित्य के फैमिली बैकग्राउंड तो ऐसे वैसे नहीं है, कोई भी इंसान इनके पास पहुंच जाए। वे एक इन्फ्लुएंशियल पावरफुल स्ट्रांग फैमिली से बिलोंग करता है। उनके दादाजी एक सीनियर चीफ कमांडो ऑफिसर रह चुके हैं। उनकी एक इशारों पर अभी भी सब काम हो जाता है। उसकी पूरी फैमिली एक हैप्पी फैमिली कह सकते हैं। और रही बात फैमिली मेंबर्स की बात, तो वह भी स्टोरी में एक एक नाम रिवील करती जाऊंगी, क्योंकि उनकी फैमिली बहुत बड़ा है ना, इसलिए। यहाँ 2 घंटे के बाद अवनी को फिर से होश आ जाता है। होश आने के बाद उठकर बैठ जाती है। वार्ड में कोई नहीं रहता। विक्रमादित्य कुछ काम के लिए वह बाहर गया हुआ था। अविनाश खाना लेने के लिए बाहर कैंटीन गया हुआ था। तभी अवनी को याद आता है कि अब तो कोई नहीं, यही सही समय है यहाँ से भाग निकल लेने का। सोचकर उठकर खड़ी होकर उसकी बैग को यहाँ वहाँ देखती है, लेकिन उसे कहीं नहीं दिखाई दी। उसके कानों में एक कड़क आवाज आई, क्या तुम ये ढूंढ रही थी? यह आवाज सुनकर वह वहीं खड़ी हो गई। धीरे कदमों के साथ उसके पास आया। जैसे वह पास आ रहा था, वैसे ही अवनी के दिल जोर जोर धड़क रहा था। वह पीछे की ओर खिस रही थी। उसको बैग देते हुए कहा, तुम्हारा बैग गाड़ी में ही था तो इसे ले आया। अवनी उसके हाथ से बैग लेते हुए कहा, थैंक यू। क्या तुम्हें ड्रॉप की जरूरत है? विक्रमादित्य ने पूछा तो अवनी नाम में सिर हिला दिया। फिर डिस्चार्ज पेपर कंप्लीट करके अवनी वहां से डिस्चार्ज होकर जाने लगी। अविनाश पीछे से आवाज दिया, मिस अवनी रुकिए, चाहो तो हम छोड़ देंगे आपको, बस आप बता दीजिए कहाँ जाना है। अवनी थोड़ा उदासमन से, कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अविनाश भी ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस वह चुपचाप वहां से चला गया।
जाकर गाड़ी में बैठ गया और पीछे मुड़कर देखकर कहा, बॉस मिस अवनी आने के लिए नहीं मानी, उसका पीछा करो। बस 3 शब्दों में जवाब दिया। अवनी बस आगे बढ़ती ही जा रही थी। उसको बिना पैसे की बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, बस उसे एक मौका मिल जाए, यही सोचती ही जा रही थी। तभी उसके सामने फिर से वही सीन दिखने लगा। अपनी सिर को पकड़े वहीं बैठ गई। वहीं दूर पर अंधेरे में खड़ी एक ब्लैक कलर के रोल्स रॉयस गाड़ी में बैठे 2 लोग अवनी को ही देखे ही जा रहे थे। अवनी को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। पिछले जन्म में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इस लाइफ में ऐसा क्यों? थोड़ी देर ऐसे ही सिर पकड़कर वहीं बैठी रही। फिर से एक वही सीन दिखाई देने लगा, लेकिन इस बार पूरा सीन दिख गया। अवनी ऐसा लग रहा था कि उसके सामने कोई फिल्म सीन चल रही हो। कुछ इस तरह के सीन था वो। थरी बाइक पर 8 लोग दिखने में तो अमीर बाप के बिगड़े हुए औलाद लग रहे थे। एक वाइन शॉप में घुस गए। वहां पर कोई कस्टमर नहीं थे। एक आदमी काउंटर पर बैठकर आज के कमाई हुई पैसे को गिन रहा था। तभी 8 गुंडे अंदर घुसकर उस आदमी से बदतमीजी करने लगे और उससे पैसे छीनने की कोशिश करने लगे। वह आदमी दिखने में शरीफ लग रहा था। सारी दुकानों को तोड़फोड़ करने लगे। ये देख अवनी झट से आंखें खोली और पता लगाने की कोशिश करने लगी। यह क्या था? क्या ये फ्यूचर था? अवनी को खुशी और हैरान हो रही थी। कुछ पल बाद उसकी चेहरे पर मुस्कान चली गई और सोचने लगी, अगर यह सच में फ्यूचर है तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। अगर नहीं हुआ तो अपने आप ही कहने लगी, अरे अवनी पहले देख तो लो, यह क्या मामला है बाद में डिसाइड करना। फिर अवनी ध्यान से वह सीन याद करने लगती है। वही सारे रिपीट होने लगा। इस बार परफेक्ट ऑब्जर्वेशन करने लगी। पहला सीन शॉप के ऊपर टाटांगे बोर्ड के नाम नित्यम वाइन शॉप। दूसरा सीन एरिया पिन कोड 4,62,525। तीसरा सीन सराउंडिंग एरिया प्लेस पार्क। फोर्थ सिम पार्क नाम गंगोत्री पार्क। फिफ्थ सीन टाइम 11:45। अवनी इतना आइडिया मिलने के बाद वह जल्दी से उठ जाती है और इधर उधर नजरें दौड़ाई। तभी उसकी नज़र एक बोर्ड पर जाती है। पिन कोड 4,62,526 दिख रहा था, तो इसका मतलब यही नया एरिया में यह इंसिडेंट होने वाला है। वहीं दूर खड़ी ब्लैक रोल्स रॉयस गाड़ी में बैठे इंसान अभी तक अवनी पर ही नजर अड़ाए ही बैठे थे। अविनाश मन में ही कहने, हमसे हमेशा बिजी रहने वाला इंसान आज क्या हो गया है? आज एक मामूली सी लड़की के पीछे पड़ गए हैं। हिम्मत करके आखिरी में कहने लगा, बॉस हमें चलना चाहिए, कल मॉर्निंग मैंने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग भी है बॉस। विक्रमादित्य ने कुछ नहीं कहा, बस सामने देखने लगा। अवनी जल्दी से वहां से जाने लगी। वो दोनों भी उसके पीछा करने लगे। अवनी को यह एहसास हो गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह जल्दी जाने लगी। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। आसपास देखने लगी कि कोई दरवाजा खुला हुआ घर मिल जाए। अभी रात 11:00 बज रहे थे। अब लोग तो दरवाजा बंद करके सो गए होंगे, क्योंकि वह चाहती थी कि कोई भी बहाना बनाकर उस घर में थोड़ी सी टाइम के लिए वहीं रुकूं, ताकि पीछा कर रहे लोग को लगे कि वह अपने घर पहुंच गई है। यह सोचकर वह लोग वहां से चले जाएंगे। अवनी यही सोचते हुए जा ही रही थी, तभी उसकी नजर एक छोटा सा घर पर पड़ती है। लाइट ऑन भी था और दरवाजा खुला भी था। ये देख अवनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उस घर के पास आकर थोड़ा ऑब्जर्व करने लगी। फिर से एक क्या उसकी उम्मीद से परे और एक झटका लगा। इस बार उसकी आंखें एक सुपर पावर आइज बन गई थी। उसकी आंखें सुपरविजन यानी कि एक्सरे विजन की पावर से 50 मीटर दूर खड़े होकर घर के अंदर की ओर झांककर भी देख सकती थी और अच्छे से स्कैनिंग भी कर सकती थी। मतलब दीवार के उस पार भी देख भी सकती थी। अवनी बड़े ध्यान से घर के अंदर देखने लगी कि एक औरत अपने सीने को पकड़कर नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी। ये देख अवनी हैरान रह गई और जल्दी में उस घर के अंदर चली गई। जाकर देखा तो वह औरत सोफे पर से नीचे पड़ी हुई थी। अपने सीने और गर्दन को बार बार पकड़ रही थी। अवनी जल्दी से उस औरत को पकड़े के सोफे पर बिठा दिया। यहाँ गाड़ी में बैठे अविनाश और विक्रमादित्य दोनों एक दूसरे को देखा, फिर सामने देखने लगा। विक्रमादित्य सामने देखते हुए कहा, लगता है वह घर पहुंच गई है, अब चलते हैं।
अविनाश गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा, बॉस आपको कैसे पता कि वह अपने घर पहुंच गई है? विक्रमादित्य ने बिना एक्सपेंशन लेस के कहने लगा, ये क्या पागलों की तरह सवाल पूछ रहे हो? वह अंदर गई है तो उसका ही घर हुआ ना। ए सुन, अविनाश चुप हो गया। जैसे अवनी ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। यहाँ अवनी उस औरत को सोफे पर बिठाकर उसके सीने को सहलाने लगी और उसको पूछने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी हालत खराब होने की वजह से बताने में तकलीफ हो रही थी। अवनी खुद ही चेक करने लगी। कुछ पल बाद उसको पता चला कि वो औरत को अस्थमा है। फिर से अवनी जल्दी से पूछने लगी, आंटी क्या आप बता सकते हैं कि आपकी मेडिसिन कहाँ रखी हुई है? औरत फिंगर पॉइंट से इशारा करके उस ओर दिखने लगी जिस ओर एक टेबल दिख रहा था। अवनी जल्दी जाकर उनके मेडिसिन लेकर आई। उसमें अस्थमा इन्हेलर निकालकर जल्दी दे दी। वो औरत अब थोड़ा शांत होने लगी। ये देख अवनी उनको आराम करने को कहा और वह वहां से जाने लगी। तभी उसके हाथ को पकड़ लिया। अवनी पीछे मुड़कर देखने लगी तो वह औरत धीमी टूटी फूटी आवाज में कहा, कहीं मत जाओ, यहीं रहो। अवनी उसकी बात को समझ जाती है। वह धीरे से जवाब देते हुए कहा, ठीक है, आप आराम कीजिए, थोड़ा सा काम है, जल्दी खत्म करके अभी आती हूँ। वो औरत बस अपनी आंखें झपका दिया और वह गहरी नींद में सो गई। अब अवनी को उस एड्रेस पर जाना था। उसने टाइम देखा तो 11:30 बज चुकी थी। अब उसे जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना था। दूसरी ओर नित्याम वाइन शॉप में वो गोए सारे शॉप को तहस नहस कर रहे थे। उसमें एक गुंडा शॉप के मालिक को बार बार पिट रहा था। उसके पास से पैसे छीनने की कोशिश भी कर रहा था। वो गुंडा उस आदमी को और पिट था। तभी अचानक से उसकी हाथ हवा में ही रुक गई। उस गुंडे को समझ में ही नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। बार बार नीचे करने की कोशिश कर रहा था लेकिन नीचे नहीं हो रहा था। सब गुंडे आकर देखा तो उसका हाथ झट से नीचे हो गया। फिर सब गुंडे एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। अचानक से एक जोरदार तपड़ एक गुंडे के चेहरे पर पड़ गया। ये देख सब हैरान रह गए। ओए कुचुम्बर, यहाँ देख पीछे, अवनी थोड़ा बदार आवाज में कहने लगी। सब उस ओर मुड़कर देखा तो एक लड़की दोनों हाथ बांधे के पास खड़ी थी। सब गुंडे उसे हैरानी से देखने लगे। इस छोटी सी लड़की ऐसे आराम से बातें करता देख सब खामोश चा गई। अवनी ऐसे ही बातें करते करते शॉप के मालिक के पास पहुंच गई और उसे उठाने लगी और कहा, अंकल आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं इन अमीर बाप की बिगड़े हुए चूहे को थोड़ा भगा कर आती हूँ, वरना इस शॉप को और ज्यादा गंदा कर देंगे। और ये लीजिए पानी, थोड़ा पी लीजिए। वह आदमी पानी की गिलास ले लिया। अवनी अब गुंडे की तरफ मुड़ी और एक एक करके मारना शुरू कर दिया। एक गुंडे को अपनी लेफ्ट पैर से उसके सिर पर मार दिया और वह 10 कदम दूर जाकर गिर पड़ा। दूसरे गुंडे को अपनी मौके से उसके पेट पर दे मारा। वह गुंडा भी वहीं ढेर हो गया। तीसरा गुंडा एक डंडा लेकर अवनी के पीछे से वार कर दिया, लेकिन वह चोट अवनी के जगह उनके एक गुंडे पर पड़ गई। घायल हुआ गुंडा गुस्से में कहा, अभय अंधे हो क्या, देखा नहीं मार सकते थे क्या? अचानक से अवनी लेफ्ट साइड घूमकर डंडे वाले गुंडे को मार दिया। इसी तरह सब गुंडे बेहाल होकर जमीन पर पड़े हुए थे। अवनी और मारने जा ही रही थी। तभी एक गुंडे ने जल्दी से हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, बहन जी हमें माफ कर दो, आइंदा ऐसे काम दोबारा नहीं करेंगे, हम सबकी कसम। अवनी वार्निंग देते हुए, यह आखिरी बार है, अगर दोबारा ऐसे हरकत की ना तो देख लेना, इससे भी बुरा हाल कर दूंगी, समझ गए? सब गुंडे एक साथ कहते हुए, जी आज के बाद नहीं करेंगे। ये कहकर सब उठकर भागने लगे। तभी फिर से आवाज आई, रुको, यहाँ डैमेज हुआ सामान का कंपनसेशन कौन करेगा? हाँ, सब जल्दी से सब गुंडे आकर उनके पास जो जो भी चीजें और जितने भी पैसे थे सब दुकान के मालिक को देने लगे और जल्दी से वहां से निकल पड़े। अब शॉप में पूरा शांत पसरा हुआ था। शॉप के मालिक उसके पास आया और दोनों हाथ जोड़कर दिल से थैंक यू कहने लगा। तभी अवनी जल्दी से आकर, अरे नहीं अंकल, मुझे थैंक यू मत कहिए, यह मेरा फर्ज था, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। बेटा आपका नाम? वो आदमी फिर से सवाल करते हुए कहा, अंकल मेरा नाम अवंतिका है। अवनी जवाब देते हुए कहा, ठीक है बेटा, रात तो बहुत हो चुकी है,
चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। वह आदमी बहुत ही सॉफ्ट आवाज में कहा। अवनी उनको मना करते हुए कहने लगी, अरे नहीं नहीं, आप परेशान ना होइए, मैं खुद ही चली जाऊंगी। पहले आप जाए, अंकल घर पर आपका इंतजार कर रहे होंगे। ए सुन, वो आदमी अवनी के लिए अच्छे फीलिंग्स आने लगती है। आदमी कहता है ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ कहकर जाने लगा। तभी उसे कुछ याद आता है और पॉकेट से विजिटिंग कार्ड को निकालकर अवनी को देते हुए कहने लगा, ये लो बेटा, अगर मेरी हेल्प की कोई ज़रूरत पड़ी तो मुझे फ़ोन कर लेना, ठीक है। इतना कहकर वह चला गया। अवनी उस कार्ड को देखकर नाम पढ़ने लगी। संजय जोशी उस कार्ड को अपने जेब में रख लेती है और वहां से उस घर की तरफ बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद अवनी उस औरत के घर पहुंची। दरवाजा खोलकर अंदर जाकर देखती है तो वह औरत अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। अवनी उसको उठाना नहीं चाहती थी, बस एक बार देखकर वहां से जाना चाहती। उसने बड़ी ही ध्यान से उस औरत को देखने लगी कि औरत अस्थमा बीमारी की वजह से बहुत ही ज्यादा तकलीफ झेल रही है। ये देखकर अवनी को बहुत ही बुरा लगा। धीरे से अपने हाथों से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। ऐसे करने से अवनी को उसकी माँ की याद आने लगी और वह वहां से चली गई। अब उसके पास बहुत सारा काम था, बहुत कुछ करना था। अपनी माँ को ठीक करना था, जितने भी लोग धोखा दिया है सबसे बदला लेना था। अब इतने गरीबी में लाकर खड़ा कर दिया है तो फिर से अमीर बनना था। खैर, अब बहुत रात भी हो चुकी थी। फिलहाल तो कहीं भी एक जगह मिल जाए, आज रात किसी भी करके निकल जाए, कल से मेरे लिए एक नया दिन शुरू होगा। ये सब सोचते ही जा रही थी। अब उसे होने लगा कि वह बहुत थक चुकी है और रात भी बहुत हो चुकी है, तो वह रुकने के लिए जगह ढूंढने लगी। तभी उसकी नज़र रोड साइड थोड़ी दूरी पर छोटे छोटे झोपड़पट्टी दिख गई। वहां जाकर देखा तो आदमी लोग बाहर अपनी अपनी झोपड़ी के सामने सो रहे थे और औरत छोटे बच्चे वे अंदर छोटी कुटिया में सो रहे थे। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। आज वह पूरा दिन सिर्फ मायूसी, बुरा, तकलीफ का दिन ही था। बिना कोई सहारे की अकेली औरत को तबीयत खराब होने की वजह से तड़पते हुए देखना, किसी की मेहनत से कमाया हुआ पैसे को डराया धमका कर छीनने की कोशिश करना। अब ये झोपड़ी पट्टी में रहने वाले लोग, ये सब कितनी मुश्किल से अपनी जीवन बिता रहे हैं। अमेलिना तो पिछले जन्म में सबको सहारा देने वाली एक देवी थी। हर जरूरतमंद लोगों को मदद भी करती थी और बड़े बुजुर्ग बेसहारा लोगों के लिए रहने के लिए ओल्ड एज हाउस बनाया था और बहुत कुछ किया था। लेकिन इस जन्म में क्या करने वाली है ये देखना पड़ेगा। इस जन्म में भी वह ये सब देख पर ही थी। वह कुछ दूर जाकर एक जगह पर बैठ गई। सच में वह आज बहुत थक गई थी। उन सोए हुए लोगों को देख रही थी। तभी उसमें से एक आदमी की आंख खुलती है। वह आदमी पानी पीने के लिए उठकर एक मटकी में से पानी लेकर पीने, तभी उसकी नज़र अवनी पर पड़ती है जो उन्हीं को ही देख रही थी। वह आदमी एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन कुछ ही पल में अपने आप को संभाल लिया और वह आदमी अवनी की तरफ बढ़ने लगा। अवनी बस चुपचाप उसे ही देख रही थी। वो आदमी आकर पहले आसपास देखा, फिर पूछने लगा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वो अवनी से 5-6 कदम दूरी पर ही खड़ा होकर पूछ रहा था, क्योंकि उसको अजीब लग रहा था। खुद ही मन में सोचने लगा, इस बस्ती में एक लड़की ऐसे कैसे आई है? कहीं छोटे बच्चे को चुराने वाली तो नहीं? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो खुद ही इतनी पतली दुबली है कि यह क्या किडनैप करेगी? फिर से एक बार पूछने की कोशिश करता है, कौन हो बताओ? देखो हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारे पास कुछ नहीं मिलेगा, बताओ कौन हो तुम? अवनी समझ गई कि यह आदमी उसे गलत समझ रहा है, इसलिए वह उस आदमी को समझाती हुई कहने लगी, नहीं नहीं, मैं यहाँ कोई बुरा काम करने नहीं आई हूँ भैया, मैं बहुत थक गई थी इसलिए यहाँ का आराम करने के लिए बैठी थी। बस वो आदमी अवनी को गौर से देखने लगा और अचानक से वहाँ से चला गया। करीब 5 मिनट बाद वह आदमी फिर से अवनी के पास आया। इस बार वह बहुत करीब आ गया था। इससे अवनी को कोई भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसको थोड़ा अजीब लग रहा था। वह आदमी अवनी के सामने आकर उसके सामने मिट्टी से बना प्लेट में थोड़ा सा खाना लेकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहने लगाया, लो इसे खा लो, हमारे पास इतना ही बचा हुआ था खाना, तुम इससे काम चला लेना। और तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है तुमने हफ्तों भर खाना नहीं खाया है।
जब अवनी ने देखा कि उस आदमी ने उसे खाना दे रहा है, ये देखकर उसकी आंखों में नमी तैर गई। वह आदमी ने देखा कि वह खाना नहीं ले रही है, फिर से कहने लगा, देखो हमारे पास तो यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अवनी बिना कुछ सोचे समझे ही वो खाना लेकर खाने लगी। ये देख वो आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम्हारा नाम क्या है? अवनी को देखते हुए पूछने लगा। अवनी खाना खाते हुए जवाब दिया, अवंतिका भैया, आप मुझे अवनी बुला सकते हैं, लेकिन तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? घर क्यों नहीं गई? वह आदमी ने अवनी को बड़े ही ध्यान से उसे देखकर पूछा तो अवनी फिर से खाना खाते हुए जवाब दिया, घर तो नहीं है भैया, इतने दिन सौतेली माँ के घर रह रही थी, अब वो घर छोड़ दिया है। वो आदमी समझ गया था कि अवनी किस हालत से गुजर रही थी, इसलिए आगे कुछ नहीं पूछा। वैसे मेरा नाम कृष्णा है, कृष्णा ने अपना नाम बताते हुए कहा। अवनी बस हल्की सी मुस्कान दी। कृष्णा ने आगे कहा, यहाँ सब लोग अपने फैमिली के साथ रहते हैं, मैं भी अपने छोटा सा परिवार के साथ रहता हूँ। मैं, मेरी बीवी और 2 बच्चे हैं, एक लड़का उसका नाम पीयूष है और एक लड़की उसका नाम पायल है और बीवी का नाम कविता है। अवनी बस उनके बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। वे दोनों बातें करते देखा वहां सो रहे लोगों में से और 2 लोग उठ गए और एक दूसरे को देखकर उस तरफ बढ़ गए। उनमें से एक लड़का बोला, कृष्णा, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये लड़की कौन है? दूसरा लड़का बोलता है, कहीं इस लड़की को कहीं से उठाकर तो नहीं लाया। ऐसे बातें सुन कृष्णा को गुस्सा आ गया और गुस्से में कहने लगा, अबे ओ ए पागल इंसान, कैसी बातें कर रहा है तू? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। और जो भी अवनी उसे बताई थी सब बताने लगा। ये सब सुनकर वह दोनों को भी बहुत बुरा लगा अवनी की ऐसी हालत को देखकर। पहला लड़का बोला, अब आगे क्या सोचा है? कृष्णा कहता है, अभी तक तो कुछ नहीं सोचा है रामू। जी हाँ, पहला लड़का नाम रामू है और दूसरा का नाम गोपी है। तीनों एक ही उम्र के हैं, बस महीनों में फर्क है। तीनों को ऐसे बातें करता देख वो बोली, भैया आप परेशान ना होइए, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। वो तीनों उसे देखने लगे। तुम चाहो तो ये रह सकती हो जब तक रहने का जगह ना मिल जाती। कृष्णा आग बढ़कर उसे कहत है। गोपी आगे बढ़कर वह भी कहत है, हाँ, तुम अपने लिए रहने के लिए जगह ना मिल जाती तब तक यहाँ रह सकती हो, तुमको रहने की जगह मिल गया तो वहाँ चली जाना। अवनी उनकी ऐसे बातें सुनकर वो बहुत ज्यादा ही भावुक हो रही थी। सच में जैसी करोगे वैसे पाओगे, पिछले जन्म में किए हुए मदद से आज ये पल मिल रहा था। अवनी भी बस हाँ में सिर हिला दिया। वह तीनों अवनी को उनके झोपड़ी की तरफ ले गए और कृष्णा जाकर कविता को हिलाकर उठाने लगा। वह बच्चे को लेकर सो रही थी। अपनी पति के आवाज सुनकर उठ गई और नींद में ही बोली, क्या हुआ जी, इस वक्त क्यों उठा रहे हो मुझे? कृष्णा कविता को सारी बातें समझाने लगा। ये सारी बातें को सुनकर कविता को भी बहुत बुरा लगा। वह जल्दी से उठकर बाहर आई। आकर देखा तो एक पतली दुबली लड़की सामने खड़ी थी। कविता ने यह भी देखा कि गोपी और रामू के दोनों की बीवी भी उसके पास खड़ी है। कविता आकर चंदा और गहना से पूछने लगी, अरे तुम दोनों भी हो यहाँ? गहना बोली, हाँ दीदी, इन्होंने मुझे उठाया है। अपनी पति गोपी की तरफ उंगली करके कहती है कि कोई अवनी नाम की लड़की आई है तो इसलिए हम आ गए। गहना और चंदा दोनों कविता से कुछ महीने में छोटी है। कविता अवनी की तरफ मुड़कर कहने लगी, तुम चिंता ना करो बहना, जब तक तुम्हारी मुसीबत खत्म नहीं हो जाती तब तक यहाँ रहना। हालांकि यह जगह तुम्हारी लायक नहीं है, फिर भी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। हम तीनों की कुटिया अलग अलग है, लेकिन हमारे परिवार साथ ही रहते हैं, इसलिए तुम्हें ये डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह अवनी के लिए रहने की इंतजाम करने चली गई। अवनी उन सबको बहुत ही प्यार से कहा, आप सभी को धन्यवाद मुझे इतनी हेल्प करने के लिए। मैं कभी भी आज का दिन नहीं भूलूंगी और नहीं आप सभी को। अरे अवनी, तुम चिंता मत करो, ये हम सबकी साथ रहोगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा देखना। गहना थोड़ी मजाकिया अंदाज में कहने लगी। कविता वहां आते हुए कहने लगी, चलो अवनी, तुम्हारे लिए मैंने सोने के लिए चटाई बिछा दिया है, तुम सो जाओ। वैसे अब तो सुबह होने में 3 घंटा है, तब तक तुम आराम कर लेना।
कृष्णा, गोपी और रामू पहेली की तरह बाहर जाकर सो गए और बाकी सब अंदर सो गए। दूसरी ओर सिन्हा पावर फ्रेंजी कंपनी में यहाँ विक्रमादित्य अपनी केबिन में बैठकर बहुत ही सीरियस से अपना काम कर रहा था। तभी उसकी कैबिन की डोर का नोक होने की आवाज से विक्रमादित्य बिना ऊपर देखे ही जवाब दिया, कम इन। असिस्टेंट अविनाश अंदर आकर विक्रमादित्य के हाथ में एक पेन ड्राइव देते हुए कहने लगा, बॉस अपने जो काम दिए थे वह काम हो गया। विक्रमादित्य फाइल में नजरें अड़ाए हुए कहा, टॉवर टूल्स का प्रोजेक्ट क्या हुआ? बॉस वो प्रोजेक्ट तो पृथ्वी सर हैंडल कर रहे हैं और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने को भी आया है। अविनाश जवाब देते हुए कहा, पृथ्वी सिंह पावर फ्रेंजी कंपनी के एमडी है। बॉस मिस्टर लोकेश खन्ना इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। वो अविनाश थोड़ा परेशान होते हुए कहा, उसकी टेंशन मत लेना, बस तुम उस पर नजर रखन, आगे क्या होगा देखा जाएगा। विक्रमादित्य ने फाइल को देखते हुए कहा, लेकिन बॉस पृथ्वी सर के जान का खतरा हो सकता है। अविनाश एक बार फिर परेशान होते हुए कहा तो विक्रमादित्य इस बार अपना सिर उठाकर अविनाश को देखने लगा। गंभीर लहजे में विक्रमादित्य ने कहा, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे भाई को मारने की कोशिश करे। अगर ऐसा करेगा तो वह दिन उसके लिए आखिरी दिन होगा। विक्रम आगे कुछ कहता तभी एक बार फिर से डोर नोक करके पृथ्वी अंदर आया। भाई, हमें वह प्रोजेक्ट मिल गया है, पृथ्वी अंदर आकर बैठते हुए कहा और अपनी बदतसी दिखाते हुए 15 मिनट तक विक्रमादित्य को ही देखने लगा। विक्रमादित्य ने उस पर एक नजर डाली, फिर फाइल देखते हुए कहा, मुझे पता है, मुझे दांत देखने की कोई जरूरत नहीं है। शाम तक तुझे तेरा फेवरेट कार मिल जाएगी। ये सुना तो पृथ्वी की आंखों में चमक उठी। अरे वाह भाई, आपको याद है, मुझे लगा आप भूल गए होंगे। कोई बात नहीं, देर आए पर दुरुस्त आए। जब यह आखिरी वाला लाइन सुना तो अविनाश के सांसें वहीं अटक गई। विक्रमादित्य ने ये सुना तो उसे घूरने लगा। जब उसे एहसास हुआ कि उसने आखिरी मैन क्या कहा है, उसने तुरंत ही बात बदलते हुए कहा, मेरा मतलब है मेरा फेवरेट कार देर से मिल रही है, लेकिन आखिरी में आज वह दिन आ गया है ना, इसलिए मैंने मेरे कार के लिए ये बात कही थी। मेरी कार देर से आ रही है, लेकिन दुरुस्त से तो आ रही है। यह बात अपनी बदतसी दिखाते हुए कहा था। अब जाकर अविनाश ने सांस छोड़ी और मन मन कहने लगा, थैंक गॉड आज तो पृथ्वी सर मरवा ही दिए थे। हमेशा ऐसे क्यों करते हैं? जब भी देखो उनके साथ साथ दूसरों को भी फंसा देते हैं। ये जब अवनी की नींद खुलती है तो सामने दो छोटे छोटे बच्चे को देखती है जो वह दोनों अवनी को ही देखे जा रहे थे। यह देख अवनी झट से उठकर बैठ जाती है और धीरे से बोलती है, आप दोनों यहाँ। वह दोनों बच्चे कृष्णा और कविता के हैं। पीयूष और अपाइल थे। हाँ दीदी, माँ ने बताया कि आप हमारे घर की नई मेहमान है, इसलिए हम आपसे मिलने आ गए। पीयूष ने बहुत ही विनम्र लहजे में बोलता, इससे अवनी को बहुत ही अच्छा लगा। वो उन दोनों बच्चों से जल्दी ही घुल मिल गई थी। उन तीनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। इतने में ही कविता आकर उन तीनों को नाश्ता करने के लिए बुलाने आ गई। सब मिलकर नाश्ता किया और कृष्णा काम पर चला गया। कृष्णा के साथ साथ गोपी और रामू भी चले गए। काम की बात करें तो वह तीनों जो भी काम मिलता था वहीं करके पैसे कमाते थे। चाहे वह काम न्यूज़पेपर बेचनी हो या छाया बेचनी हो या फिर होटल में साफ सफाई करनी हो, बस काम करके जितना भी पैसे मिलता था उसे घर को चलाते थे। ये सब अवनी को पता चल गई थी। उसने मन ही मन में ठान लिया कि अब वह इस परिवार को अच्छी जिंदगी जीने के लिए मदद करेगी। इतना सोचकर वह कविता के पास गई जो बर्तन को धो रही थी। कविता दीदी, मैं थोड़ी देर के लिए काम के सिलसिले में बाहर जा रही हूँ, 4 बजे तक आ जाओगी? अवनी ने कहा। कविता ने उसे जवाब देते हुए कहा, हाँ ठीक है, जल्दी आ जाना। अवनी बस ठीक है कहकर वहां से चली गई। वहां से सीधे उस औरत के घर गई जो कल तबीयत खराब होने की वजह से बहुत ही ज्यादा तकलीफ में थी। अवनी ने देखा कि वो औरत हॉल में नहीं है तो उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। परेशान होकर अवनी आवाज देने लगी, आंटी आंटी कहाँ है आप? तभी किचन में से एक औरत बाहर आई। उसने देखा कि कोई दुबली पतली लड़की दरवाजे पर खड़ी है। वो औरत आकर देखती है कि यह वही लड़की है जो कल उसकी मदद की थी।
उसने तुरंत ही पहचान कर कहने लगी, अरे आप आ गई बेटा, मुझे लगा कि आप मुझसे बात किए बिना ही चली गई होंगी। उसने तुरंत ही अवनी को अंदर बुलाया और सोफे पर बिठा दिया। थैंक यू बेटा मेरी मदद करने के लिए, वो औरत थोड़ा भावुक होकर कहा। अरे नहीं नहीं आंटी, आप ऐसा ना कहिए, ये तो मेरा फर्ज था। अब आपकी तबीयत कैसी है? अब मैं ठीक हूँ बेटा। आंटी घर पर कोई नहीं रहता है क्या? आप अकेली रहती हैं इस घर में? अवनी सवाल करते हुए पूछा। मेरा एक बेटा है, वह बोर में जॉब करता है, लेकिन मैं इस घर में अकेली ही रहती हूँ। औरत ने उदास मन से कहा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? औरत ने सवाल करते हुए पूछा। आंटी मेरा नाम अवनी है। अच्छा बहुत ही प्यारा नाम है और मेरा नाम गायत्री है। अच्छा आंटी अब मैं चलती हूँ, फिर से आपसे मिलने जरूर आऊंगी। गायत्री थोड़ी निराशा होकर पूछने लगी, क्या सच में मुझसे मिलने दोबारा आऊंगी? जी बिल्कुल आंटी मैं आपसे मिलने आया करूंगी। अब आपका ख्याल रखना आंटी। ये सुनकर गायत्री खुश से ठीक है बेटा। अवनी उस घर से बाहर आकर एक गहरी सांस छोड़ती है और वह वहां से चली जाती है। अवनी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के बारे में सोच रही थी। उसके पहला आइडिया था साइबर में जाकर आधे घंटे के लिए एक सिस्टम लिया। वहाँ एक घंटे के लिए 30 रुपये था, इसलिए उसने 15 रुपये देखकर आधे घंटे के लिए एक सिस्टम लिया और बड़े ध्यान से उस पर काम करने लगी। एक मेल आईडी और पासवर्ड डालकर डाक डेविल 8,98,598 ओपन किया और इतनी तेजी से काम करने लगी कि कीबोर्ड पर चल रही उसकी उंगलियां भी नहीं दिख पा रही थी। उसने देखा कि कुछ अलग अलग सॉफ्टवेयर को हैक करना था और नीचे कुछ प्राइस भी रखे थे। 5,000 रुपये से लेकर अलग अलग प्राइस दिए गए हुए थे। अब अवनी तेजी से उस पर काम करना शुरू कर दिया। करीब 10 मिनट के अंदर ही अंदर उसने 1,500 रुपये कमा लिए थे। अभी तो और 20 मिनट बचा था, इसलिए उसने कुछ सोचा और उस पर काम करना शुरू कर दिया। उसके दिमाग में सिर्फ पैसे कमाने बारे में सोच रही थी। स्क्रीन के ऊपर उसके निगाहें गड़ी हुई थी। अचानक से उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। जो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वह आखिरी में मिल ही गया। जो अभी अभी हैकिंग से पैसे जीती थी, उस पैसों से अब वह डायमंड और अलग अलग जेड की गमलिंग करके पैसे कमाना चाहती थी। लेकिन उसकी चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मन में बहुत खुश थी कि उसकी पहला सीढ़ी पर अपना कदम रख दिया था। वो हैकिंग करके वह पैसे कमा सकती थी, लेकिन हैकिंग की दुनिया भी इतना आसान कहा। हाँ, लेकिन अब वो हैकिंग को तो नहीं छोड़ेगी। इसे वह सीक्रेट रखने वाली थी। दुनिया के सामने वह रिच पावरफुल इंसान बनना चाहती है और दुनिया के पीछे एक हैकर। अवनी साइबर से निकलने के बाद वह सीधे एंटीक मार्केट और चली गई, जहां पर पुराने एंटीक का वस्तु अधिक जानकारी भी मिल सकती थी और वहां पर पुरानी एंटीक चीजें भी मिलती। एंटीक मार्केट इसको पुराना बाजार भी कहा जाता है। करीबन 20 मिनट के बाद वह एंटीक मार्केट में पहुंच गई। अवनी जानती थी कि उसके पास शक्तियां हैं, लेकिन वह आज पहली बार इसके ऊपर प्रैक्टिकल करने जा रही थी। अब वह भीड़ भाड़ गली में आ गई, सबकी तरफ अंजरें दौड़ाते जा रही थी। उसकी नजर एक पुरानी एंटीक से बनी एक स्कूस पर पड़ी जो अलग अलग जेड स्टोन बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो शख्स पूरा जमाने का हो। उसे देखकर अवनी को अपनी आंखों में कुछ पावर रोशनी को ऑब्जर्व करने जैसा हुआ। इससे अवनी 2 कदम पीछे की ओर खिसक गई। कूद को ही नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ शक्तियां भी होगा उसके पास। वो परेशान हो गई कि आखिर उसके अंदर कौन सी शक्तियां हैं। अब उसे हाथ पैर कांप रहे थे। उसे ही नहीं पता क्यों हो रहा है। किसी शांत जगह पर जाकर थोड़ी देर के लिए आराम करना था। वह उसी हालत में चली जा रही थी कि अचानक से वह गिरने ही वाली थी कि किसी की 2 मजबूत हाथ ने उसे पकड़ लिया। वह आदमी जो अवनी को पकड़ा हुआ था, वह अवनी को देखकर थोड़ा हैरान हो गया। फिर से बेहोश हो गई। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि विक्रमादित्य ही था। पीछे खड़ा अविनाश धीरे से कहने लगा, बॉस क्या हम इस लड़की को हॉस्पिटल ले जाएंगे? ये सवाल सुनकर विक्रमादित्य ने उसे घूरने लगा। हॉस्पिटल नहीं तो फिर कहाँ ले जाओगे? घूरते हुए कहा। अविनाश थोड़ा हिचकिचाहट से फिर से कहा, नहीं बॉस वो क्या है ना।
आखिरी में हम हॉस्पिटल को ही ले गए थे, लेकिन पैसों की वजह से इसने खुद की इलाज नहीं करवाया था। विक्रम को याद आया कि आखिर में क्या हुआ था। वो कुछ सोचा, फिर उसको गाड़ी में बिठाया और अविनाश को वीएस विला को ले जाने के लिए कहा। कुछ घंटे बाद विक्रमादित्य ने अवनी को अपनी विला में लेकर आ गया। उसको एक कमरे में ले जाकर लेटा दिया। ये सब करता देख खुद अविनाश बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि इससे पहले उनके बॉस कभी भी लड़कियों के पास नहीं गया और नहीं आने दिया। सबसे ज्यादा इरिटेट समझते थे। प्रोफेशनल लड़कियां भी उसके पास आने के लिए तरसती थी। विक्रमादित्य कभी एक नज़र भी नहीं डालता था। आज ऐसा बर्ताव करता देख अविनाश मन में सोचने लगा कि क्या ये लड़की फ्यूचर मैडम बन सकती है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है। ये लड़की कितनी छोटी और दुबली पतली भी है। फिर कुछ सोचकर सिर झटक दिया। अवनी अब बेड पर ही लेटी हुई थी। विक्रमादित्य ने अविनाश को डॉक्टर को कॉल करने को कहा। अविनाश जल्दी से कॉल कर दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर भी आ गए। अवनी को चेकअप किया। वह डॉक्टर भी वही रीजन बताया जो पहले डॉक्टर ने बताया था और कुछ मेडिसिन देकर वहां से चले गए। अवनी गहरी नींद में थी। नींद में अजीब अजीब सपने को दिखने लगी। सपने में वह गहरी समुद्र में गिर गई। धीरे धीरे समुद्र के गहराई में डूब रही थी। एक बड़ा सा पत्थर से ठकराने की वजह से सिर पर गहरी चोट लगी थी। तभी समुद्र में रंग बिरंगे यानी कि मल्टी कलर की रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी से आवाज आई, तुम जो अभी अभी एक बड़ा सा पत्थर से टकराए हो, वह पत्थर एक अपार शक्तिशाली जेडाई फिनिक्स है जो 7 शक्तियों से बना है। उसका हर एक जेड की शक्तियां तुम्हारे अंदर समा गई है। इसका कारण है तुम्हारा खून और 7 आई जेड फिनिक्स की शक्तियां तुम्हारी अंदर आ चुकी है। पहला, तुम्हें फ्यूचर में बुरा गठित होने वाला खतरे की आभास हो जाएगा। दूसरा, अपनी आई जेड की वजह से किसी को भी कोई भी चीज उसके अंदर तक देख सकती हो और जेड की शक्तियां ऑब्जर्व कर सकती हो। इससे तुझको भी अपार ताकत भी मिलेगी और उस पावर से तुम किसी को भी बचा सकती हैं। तीसरा, तुम 1 सेकंड में 100 मीटर भाग सकती हो जिसे सुपर स्पीड कहते हैं। चौथा, अपनी हाथों से कंट्रोल कर सकती हो। इसके अलावा स्ट्रेचिंग की एबिलिटी भी है। पांचवा, तुम्हें इनविजिबल का भी शक्तियां भी है। तुम अपने आप को बॉडी को गायब कर सकती हो। छठा, तुम्हारे अंदर सुपर सेंस के पावर के साथ एक फोटोग्राफी मेमोरी भी है। जो भी याद करोगी उसके लिए 1 सेकंड ही काफी है। सातवां, आग और पानी को कंट्रोल कर सकती हो, लेकिन इन सब का पावर सिर्फ पॉजिटिव रिएक्शन से ही करना होगा, यानी कि अच्छे काम के लिए करना होगा। जैसे अच्छे काम के लिए करोगी उतना ही तुम्हारा पावर रिचार्ज होगा। बेशक बुरे लोगों को सबक सिखाने के लिए या सजा देने के लिए भी कर सकती हो। ध्यान रखना होगा कि इससे मासूम निर्दोष लोगों को खतरा नहीं होनी चाहिए। इसे हमेशा याद रखना, याद रखन। उठो उठो। अवनी, क्या हुआ? उठो। अवनी ने ये आवाज सुनी तो एकदम झट से अपनी आंखें खोल दी। जब उसने आसपास का नज़ारा देखा तो हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई और बड़बड़ाती हुई कहने लगी, मैं तो समुद्र में गिर गई थी, यहाँ कैसे? उसे ऐसे देख विक्रमादित्य और अविनाश दोनों हैरान हो गए। अवनी को इस हालत में देखकर पता नहीं विक्रम को बहुत ही बुरा लग रहा था। उसने धीरे से अवनी को कहने लगा, रिलैक्स रिलैक्स, तुमने बुरा सपना देखा होगा, तुम सही सलामत यही हो, डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स ओके। अवनी ने सामने बैठा इंसान को देखा तो वह झट से उठ खड़ी हुई। उसने ऐसा करते देख विक्रमादित्य और अविनाश दोनों हैरान रह गए। विक्रमादित्य ने उसे कुछ कहने वाला था कि तभी अवनी जल्दी से यहाँ वहाँ से कुछ ढूंढने लगी। उसे ऐसा करता देख विक्रमादित्य और अविनाश दोनों कंफ्यूज हो गए। अविनाश धीरे से पूछा, मिस अवनी, आप क्या देख रही हैं? अवनी जल्दी से कहने लगी, आपके पास पेन है। अविनाश कभी अवनी को देखता कभी अपने बॉस को, फिर एक पेन अवनी को दिया। अवनी जल्दी से पेन लिया और विक्रमादित्य के पास आई। प्लीज क्या आप मुझे एक ऑटोग्राफ दे सकते हैं? अवनी ने बड़े ही मासूमियत से कहा तो विक्रमादित्य से देखता ही रह गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।